अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय कर्मचारी व भाजपा नेता भूपेंद्र मलिक जी। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। नमस्कार। लॉकडाउन का 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, क्या भूमिका रही है यहाँ पे इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है और जितने भी हमारे श्रमिक जो प्रतिदिन काम करते थे और उसी से उनका घर चलता था, उनकी मदद के लिए हर कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेके जिले स्तर से लेके लोकसभा पार्षद विधायक जो भी भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता है वो मैदान में कूद गया था। और राशन, पका हुआ भोजन से लेके राशन, दवाइयाँ, बुज़ुर्गों की जो भी कोई और समस्या, पानी की, किसी भी प्रकार की जो समस्या थी, उसमें हर भाजपा का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डाल कर लगा हुआ था, जिससे हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकें। उस पार्टी के पदाधिकारियों का क्या यहाँ पे हिसाब किताब रहा है, किस तरह से वो सक्रिय रहे हैं? जो पार्टी अपने आप को गरीबों की सबसे हितैषी बताती है और तीसरी बार दिल्ली में उनकी सरकार बनी है, उनके विधायकों का क्या यहाँ पे रहा है रोल? देखो, वो भी अपना काम कर रहे होंगे, हमें अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम उन लोगों के तरफ ध्यान नहीं देते जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, जो मसीहा बनने के एक दावे करते हैं। हम उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि हमें जो अपना काम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी की लाइन को मिटाने पे समय मत खराब करें, अपनी लाइन को खींचें। तो विधायक जी ने जो सरकारी उनको फंड मिला वो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो जनता बता सकती है। क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो एक राजनीति हो जाएगी, एक भाई राजनीति प्रतिद्वंदी अपने दूसरे राजनीति प्रतिद्वंदी पे लांछन लगा रहा है। जनता बेहतर बताएगी कि इस समय पे, इस आपदा के समय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने क्या काम किया है। और आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी कहते हैं अपने आप को, केजरीवाल जी सिर्फ टीवी पे नज़र आए, उनके किसी भी विधायक की या पार्षद की कोई फेसबुक पे एंट्री दिखा दीजिए, सोशल मीडिया पे कोई रोल दिखा दीजिए। कहीं दिल्ली जल बोर्ड कितना बड़ा संगठन है, दिल्ली जल बोर्ड का सबसे मेन रोल होता है इस काम में। दुनिया भर के सीवरेज की समस्याएं हैं, रोड पे नालियां भरी खड़ी हैं, कोई पार्टिसिपेंट अगर होता तो जनता त्राही त्राही नहीं कर रही होती। कुछ समय पहले डिफेंस कॉलोनी के कुछ इलाकों में सीवर लाइन डाली गई थी, तो उसके लिए भी आप लोगों के द्वारा जो है शिकायतें की जा रही हैं, तो क्या मसला है? डिफेंस कॉलोनी नहीं, चुनाव से पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो जो इनके पास फंड था कि कहीं हमने, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल कुछ किया नहीं तो फंड वापस जाना ही तय था, तो इन्होंने आनम फानन में हर जगह नारियल तोड़ दिए, हर गली कूचे को खुदवा दिया। आप डिफेंस कॉलोनी देख लीजिए, लाजपत नगर फर्स्ट ABCD ब्लॉक देख लीजिए, आप लाजपत नगर थर्ड देख लीजिए, आप जंगपुरा एक्सटेंशन में देख लीजिए, कोई ऐसी जगह इन्होंने छोड़ी नहीं जिसको खोदा ना हो। अच्छी भली सड़कों को खोद डाला। और जिस दिन से ये आचार संहिता में कुछ हुआ नहीं, फिर चुनाव हो गया, चुनाव जीतने के बाद ही अपनी खुशी में लगे रहे, अपने जीत की वाहवाही लूटते रहे। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया। अभी तक उन रोडों का, गलियों का, बैक लेन्स का वो बुरा हाल है। अब बारिश के टाइम पे पानी भरेगा, कीचड़ फैलेगा, मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया फैलेगा। कोरोना से तो हम जैसे तैसे निपट रहे हैं, अब उनका नंबर आ जाएगा। आपकी मिसेज जैसे कि यहाँ से निगम पार्षद है वार्ड नंबर 58 से, सीमा जी, तो उनके द्वारा कुछ ज़मीन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिस उनके द्वारा जो शिकायतें की गई है, क्या है वो पूरा मामला ज़रा बताइए। हमारे यहाँ पे जैसे मेहरचंद मार्केट है, साईं बाबा मंदिर है, न्यू खन्ना मार्केट है, जो
एरिया केजरीवाल साहब का है, मगर उसके पीछे जो अवैध झुग्गियां हैं वो साजिश के तहत वो हमारे वोटर बना रखे हैं। जिस वार्ड जगह का लैंड यूज है आप वहाँ के वोटर बनाइए। उसके बाद अब नाले को कॉमनवेल्थ गेम में साफ किया गया, सारी झुग्गियां वापस नाले के अंदर आ रही हैं। पहले नाला पीडब्ल्यूडी के पास था, फिर डीडीए के पास चला गया, अब हमने लिखा पढ़ी की है तो नाला पता चला है एसडीएमसी के पास सशर्त आया है। हमारा एरिया है जंगपुरा मेट्रो स्टेशन, उसके साथ में सिल्वर ओक पार्क है जो डीडीए का है। उस पार्क के और कुशक नाले के बीच में काफ़ी लंबी पट्टी है, लगभग 1 किलोमीटर की, जो डिफेंस कॉलोनी से होते हुए पंतनगर, जंगपुरा और निजामुद्दीन की तरफ जाती है। उसके ऊपर अभी लेटेस्ट 8-9 महीने के अंदर लगभग 2500 अवैध झुग्गियाँ बन गई हैं। तो वो लोग जो है वो सभी लोग पूरा दिन कॉलोनी में घूमते हैं, रात को यहीं से फिर चोरियां होती हैं, सब अवैध हैं। एसडीएमसी को हमने लेटर लिख लिया, पुलिस को हमने लेटर लिख लिया, साइड विजिट करा दी, डीडीए को हमने लेटर लिखा, डीडीए की विजिट करा दी, लगभग 350-400 लेटर लिख चुके हैं। कोई डिपार्टमेंट, कोई संतुष्ट, कोई आज तक जवाब ही नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ कहते हैं हमारे अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, दिल्ली सरकार जो है लोगों को लॉकडाउन में मुफ्त में राशन दे रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ई कूपन के माध्यम से राशन मिल रहा है, 2 समय लोगों को सरकारी स्कूलों में खाना मिल रहा है। उसके बावजूद आप लोग भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है केजरीवाल पर दिन प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मैं केजरीवाल जी के इतने बड़े झूठ को 1 सेकंड में उजागर कर सकता हूं और मैं अपनी जनता के सामने आप लोगों को ले जाकर उजागर करवा सकता हूं। जो सुबह नाश्ते का टाइम होता है 7 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक, तो वो नाश्ता पहुंचता है वहां पे 12 बजे। जब 1 बजे लंच का टाइम होता है तो लंच पहुंचता है 4 बजे। एक भूखा, परेशान, बीमार आदमी, गरीब आदमी पहले सड़क पे लाइन लगाता है कि मुझे नाश्ता मिलेगा, नाश्ता 3 घंटे बाद मिलता है। अब उसको फिर चिंता हो जाती है कि मुझे खाने की लाइन में लगना है। तो ये कौन सा खाना बांट रहे हैं, कौन सा क्या व्यवस्था दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ई कूपन है, कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए। केजरीवाल साहब ने सभी अपने लोगों को, विधायकों को, पार्षदों को, जो वहाँ पे उनके खास लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपने कार्ड बना दिए जिसके ऊपर केजरीवाल साहब का फ़ोटो है। उसको कूपन बांटने से, गरीब को खाना बांटने से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने प्रचार से लेना देना कि मेरा फ़ोटो लग रहा है हर चीज़ पे। तो ये फ़ोटो की राजनीति जो उनको अभी वो कह रहे थे कि हमारे पास रेवेन्यू बहुत है, फिर वो अब 5000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, फिर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे से भेदभाव कर रही है। अरे भाई, जब आप हर चीज़ पे जीएसटी आपके पास इकट्ठा हो रहा है, केंद्र सरकार के पास तो जा नहीं रहा। दिल्ली के अंदर जितना रोजगार है, बनिए हैं, कोई कॉस्मेटिक है, कोई भी दुकानदार है, वो सारा जीएसटी किसको देता है? दिल्ली सरकार को। आपने 70% दारू के ठेके खोल के उन पे टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पे आपने टैक्स लगा दिया, बढ़ा रहे हो, तो और कितना पैसा लोगे और कहाँ कहाँ खाओगे भाई? उसको ज़मीन पे उतार दो। हॉस्पिटलों में गरीबों के लिए कोई टेस्ट फ्री नहीं है। आप डिफेंस कॉलोनी में नेहरू होम्योपैथी है जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है, क्वारंटाइन सेंटर बना रखा, कोई टेस्ट नहीं होता वहाँ पे। हफ्ते में एक बार एमसीडी की डिस्पेंसरी है, उसके अंदर 4 लोग आते हैं, 2 टेस्ट करते हैं, गाड़ी लेके वापस भाग जाते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दुनिया भर में वाहवाही लूटी इन्होंने, अपने फ़ोटो लगा मोहल्ला क्लिनिक। आज इस आपदा के समय पे वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे हैं? कोई भी उनका, हम केजरीवाल जी से नहीं पूछ रहे, वो तो बड़े नेता हैं, खुद उनको कोरोना हो रखा है, वो क्वारंटाइन हो गए, कहीं लोगों को जवाब ना देना पड़े। 14 दिन तो छूट मिली गई। कोई आम आदमी भी, कोई उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता जवाब दे दे, भाई वो मोहल्ला क्लिनिक करोड़ों रुपए जो तुमने खाए, पोटा कैबिन बनाने का अपने रिश्तेदारों को जो ठेका दिया, वो कहाँ हैं? उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? वो टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? लोगों को दवाई क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल जी ने जो क्वारंटाइन करने के लिए जो संक्रमित लोग हैं जो कोरोना के, उनको घरों में रहने की नसीहत दी है, क्वारंटाइन घर में करने की नसीहत दी है, तो उनके इस फैसले को किस नज़र से आप देखते हैं?
मैं सबसे पहले तो ये बात आपको जानकारी दे दूं, जब मेरे पास मेरे को संभालने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? मैं यही कहूँगा भाई तुम भी अपने घर में रहो। अगर मेरे पास मेरी दिल्ली के जितने अस्पताल हैं उनके अंदर, या जो स्कूल खाली पड़े थे, कम्युनिटी सेंटर खाली पड़े थे, बारात घर थे, उनके अंदर अगर मैं व्यवस्था कर देता, जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ अपने फ़ोटो छापने पे, टीवी में ऐड देने पे, हर घड़ी आ रहा हूँ मैं केजरीवाल, लोगों ने, कईयों ने तो टीवी फोड़ दिए क्योंकि इलाज मिल रहा है, ये इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो वो पैसा अगर बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था में लगाते हैं तो क्यों उनको ये कहना पड़ता है कि आप घर में ही रहिए? कोई आदमी बीमार है वो हॉस्पिटल जाएगा, अपने घर में रहेगा। सर चलते आपसे एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने लोकल प्रोडक्ट की महत्व लोगों को समझाने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। उस पैकेज के बारे में बताइए, क्योंकि अभी भी एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में बैठी हुई है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए आम जनता तक किस माध्यम से पहुंचेगा। एक तो सबसे पहले जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे हल्ला मचाते हैं कि पहले आप उसको समझिए, वो 20 लाख करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री के द्वारा जो पैकेज दिया है उसमें पार्ट टू पार्ट एक एक चीज़ डिटेल में है कि ये पैसा इतना करोड़ रुपए उद्योगों के लिए है, इतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है, इतना दुकानदारों के लिए, इतना किसानों के लिए है, इतना ये जो दिहाड़ी मजदूर है, रेहड़ी पटड़ी वाले लोग उनके लिए है, ये चीज़ें झुग्गी झोपड़ी वाले, पूरे विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, पेपर को, न्यूज़ मीडिया को, हर जगह डिटेल में दिया। मगर हल्ला मचा देते हैं मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। अरे क्यों नहीं आए भाई? आप उससे संबंधित होगे जब भी तो आएंगे। जैसे पहले इन्होंने सकूपा छोड़ा था, अब भैया 15 लाख मिलेंगे, 15, अरे भैया 15 लाख रुपए उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे खाते में डाल देंगे। 15 लाख रुपए उन्होंने ये बताया था कि जो बाहर ब्लैक मनी है अगर वो पूरा वापस हिंदुस्तान आ जाए तो इतना पैसा है कि लोगों को, हर आदमी को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। मगर वो पहले वापस तो आए। ये जो कांग्रेस ने इतने घोटाले कर रखे हैं, अब आम आदमी पहले इन्होंने गुटखा बंद किया। मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, आज गुटखा कहाँ नहीं मिल रहा है? क्यों बंद किया था भाई आपने? आपने इसलिए बंद किया था कि गुटखा कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का धंधा करती हैं। आप बंद करोगे वो आपके पास मिलने आएंगे, भाई बताओ क्या दिक्कत होगी, माई बाप बता, मेरे बाप। आपने उनसे बातचीत की, साठगांठ हुई, आपने फिर लागू कर दिया, जाओ भैया बेचो अपना गुटखा। तो केजरीवाल जी और अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने, भाजपा की कमियां ढूंढने में समय खराब करने की बजाय लोगों की सेवा करने में अगर ध्यान लगाएं तो उनकी रेपुटेशन भी ठीक हो जाएगी, उनकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी और लोग उनके ऊपर विश्वास भी करेंगे। अगर लोकसभा की पूरी बात करी जाए तो यहाँ की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी जी, उनकी क्या भूमिका रही है इन लॉकडाउन में, खासकर आपके क्षेत्र में? मीनाक्षी लेखी जी की जो जिम्मेदारी है वो 10 विधानसभाओं की है, उसमें 25 लगभग पार्षद आते हैं। हर पार्षद को जिस प्रकार से भी मदद चाहिए थी, जो भी उनके पास गया उस प्रकार से उन्होंने मदद की है, जो भी उनकी जिम्मेदारी लगाई गई। अभी जैसे बीच में लॉकडाउन के चलते बहुत सारे, क्योंकि वो एक सीनियर वकील हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सारी सांसद के अंदर भी वो कई कमेटियों की चेयरपर्सन हैं, तो उसके चलते उनको बाहर भी जाना पड़ा। विदेश में भी ताइवान के कोई कार्यक्रम था, राजाभिषेक हुआ था वहाँ के राजा का, बंगाल में जो अत्याचार हो रहा था उनके केस लड़ने के लिए भी बंगाल जाती हैं, केरला में जो अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को काटा जा रहा था, उसके लिए भी उनके वहाँ पे भी जाना पड़ रहा था। मगर जितना भी उनके पास, जिसने भी सहयोग के लिए जो भी उपेक्षा की, वो उस पर खरी उतरी है। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र मलिक जी और
इनने अरविंद केजरीवाल के उस विकास की परिभाषा बताई जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर किया। इन्होंने उस विकास को बताया जो अरविंद केजरीवाल के विधायक बताते हैं कि हमने अपनी विधानसभा में किया। आज भी अगर देखा जाए तो डिफेंस कॉलोनी का A178 का जो बैक साइड का इलाका है पूरा खुदा हुआ है। लगभग 7-8 महीने से आनन फानन में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सारे रोडें खोद के डाल दी गई थी, लेकिन आज तक वहाँ पे जो है कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, ऐसा भूपेंद्र जी का कहना है। अब देखना यह है आने वाले समय में कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या भूमिका विधायकों की रहती है अपने क्षेत्र के विकास करने में, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।